अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे बड़ा खुलासा। जो यूएस की डील हुई है सऊदी के साथ वो करीब 600 बिलियन डॉलर की है जी। तो 600 बिलियन डॉलर की जो डील हुई है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने जितनी भी बड़ी उनकी कंपनी के सीईओज हैं वो अपने साथ उनको लेके गए। डिफेंस की अभी आपने जो बात की वो केवल डिफेंस सेक्टर की डील की बात की है, उसके अलावा आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुल मिलाकर 600 बिलियन डॉलर की उनके साथ डील हुई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डील है। इकोनॉमी देखकर अब लड़नी पड़ती है जंग। पाकिस्तान 4 दिन में करता सरेंडर। पाकिस्तान के पास 4 दिनों का ही आर्म्स एमिशंस है, तो हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब हम कोई भी लड़ाई करते हुए या बिजनेस को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। दुनिया की नजर भारत पर। अगले 10 साल में और ताकतवर होगा हिंदुस्तान। जो मोदी जी ने 2047 का टारगेट रखा है 30 ट्रिलियन डॉलर का, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है और इसका असर आपको वार में भी नजर आया होगा। गवर्नमेंट ने टाइम लिया, सोचा, हर तरह से लोगों से बात की, आरबीआई को इन्वॉल्व किया, वित्त मंत्री जी को इन्वॉल्व किया, तब जाके कैलकुलेटेड लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चढ़ाई कर लेंगे, अपने को अपनी इकोनॉमी भी देखनी होती है। दुनिया में हो रही बड़ी डील और इकोनॉमी पर डॉक्टर सीए सुनील गुप्ता का बेबाक इंटरव्यू। पूरी इकोनॉमी पैरेलल चलती है पैसे को लेके। जो पहले रहता था कि भी मैं बड़ा या फिर मैं बड़ा, अमेरिका पावरफुल या चाइना पावरफुल, आजकल वो पावरफुल है जिसके पास पैसा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है। अभी हाल फिलहाल में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने तो इस दौरान भी तमाम तरीके के ऐसे बयान आए कि इकोनॉमी को देखते हुए उसके आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए भारत को भी, और ट्रंप ने भी तमाम तरीके के बयान दिए। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध थोड़ा शांत हुआ तो फिर ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों में जाकर ट्रेड व्यापार की तमाम बातें की। उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको परेशानी आ रही है, रिस्क लेने में डर लग रहा है, तो फिर उसके क्या उपाय हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त हैं सीए डॉक्टर सुनील गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। लोगों की जो मनसाएं हैं, जो सवाल हैं, उनको आगे लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हाल फिलहाल में चल रहा है उसी पर बात करते हैं। 142 बिलियन के आसपास का डॉलर का ट्रेड होता है, बातचीत होती है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच। इसका इफेक्ट दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रंप अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो उनकी हर बात को जब आप ऑब्जर्व करोगे, उनकी हर बात में मिलियन डॉलर और बिलियन डॉलर रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है जो पहले पॉलिटिक्स रहती थी इंटरनेशनल सिनेरियो में, कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होती जा रही है बिजनेस की तरफ। अभी आप रिसेंट आप बात कर रहे हैं जो यूएस की डील हुई है सऊदी के साथ, वो करीब 600 बिलियन डॉलर की है जी। तो 600 बिलियन डॉलर की जो डील हुई है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने जितनी भी बड़ी उनकी कंपनी के सीईओज हैं वो अपने साथ उनको लेके गए। डिफेंस की अभी आपने जो बात की वो केवल डिफेंस सेक्टर की डील की बात की है, उसके अलावा आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुल मिलाकर 600 बिलियन डॉलर की उनके साथ डील हुई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डील है। इसके अंदर क्योंकि सऊदी के पास पैसा है और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, तो ये राइट टाइम था उसके लिए। अब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो वार का सिनेरियो हुआ, इस सिनेरियो में देखा पूरा दुनिया ने उसको ऑब्जर्व किया। दैट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद द इंडिया एंड पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने उसको ऑब्जर्व किया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा होगा सऊदी के लिए डील करना अमेरिका के साथ। तो पूरी इकोनॉमी पैरेलल चलती है पैसे को लेके। जो पहले रहता था कि भी मैं बड़ा या फिर मैं बड़ा, अमेरिका पावरफुल या चाइना पावरफुल, आजकल वो पावरफुल है जिसके पास पैसा हो। तो इसी तरह से अगर जो पाकिस्तान की बात करें, आपने ये बात सुना होगा, पाकिस्तान के पास 4 दिनों का ही आर्म्स एमिशंस हैं, तो हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब हम कोई भी लड़ाई करते हुए या बिजनेस को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे आगे चल नहीं पाओगे।
तो आज की डेट में जो सबसे पावरफुल वही होगा जिसके पास पैसा होगा, इसलिए पैसे से इकोनॉमी चलती है, ये बात प्रूव करते हैं ट्रम्प साहब। अच्छा सर, क्या ये भी सच है कि 140 करोड़ की जनता भारत की है? दुनिया भर की मजबूरी है भारत के मार्केट में आने की? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन बेस पे जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होगी, देश की इकोनॉमी या पूरी दुनिया की इकोनॉमी वहाँ पे चलती है। अब अमेरिका की बात करोगे, अमेरिका कंज्यूमिंग स्टेट इतना नहीं है जितना इंडिया में है। 140 करोड़ 150 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, सबको खाना खाना है, सबको फ़ोन चाहिए, तो हर इंसान को ज़रूरत है पैसे की। और ये इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आती है। चाइना तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो तो एक्सपोर्ट करता है, बट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कंज्यूम करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को उसी नज़र से देखा जाता है जो ज़्यादा पैसा देगा, तो इसलिए सबकी नज़र इंडिया के ऊपर है। और इंडिया तब देखोगे पिछले 10 साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन थी, जो बढ़ के $4.4 ट्रिलियन के आसपास हो गई है। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये बनने वाली है। जो मोदी जी ने 2047 का टारगेट रखा है 30 ट्रिलियन डॉलर का, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। और इसका असर आपको वार में भी नजर आया होगा। गवर्नमेंट ने टाइम लिया, सोचा, हर तरह से लोगों से बात की, आरबीआई को इन्वॉल्व किया, वित्त मंत्री जी को इन्वॉल्व किया, तब जाके कैलकुलेटेड लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चढ़ाई कर लेंगे, अपने को अपनी इकोनॉमी भी देखनी होती है। तो इन सब चीजों को देख के ही देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया आगे बढ़ रही है। अच्छा, आपने जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा था, टिम कुक को कहा गया कि आप प्रोडक्शन भारत में बंद कीजिए। टिम कुक ने ट्रम्प से कहा नहीं, 140 करोड़ की जनता के बीच में जाना है, 44% लोग आईफोन यूजर हैं भारत में, मैं अपना प्रोडक्शन भारत में नहीं बंद कर सकता। देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो देश के बारे में बोलते हुए अच्छे लगते हैं। अब वो, मैं पर्सनली आपके घर के बारे में बात करूं, सर आप ये मत खाओ, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वो एक राष्ट्रपति को बोलना अच्छा नहीं लगता। अब टीम कुक एक प्योर बिजनेसमैन है, उनको अपनी कंपनी चलानी है। ट्रम्प भी तो वही है। ट्रम्प नहीं, ट्रम्प देश के राष्ट्रपति हैं। ट्रम्प देश के राष्ट्रपति हैं। अगर वो राष्ट्रपति नहीं है तब वो कुछ भी बात करें, वो एज ए राष्ट्रपति किसी को नहीं कर सकते आप यहाँ पे काम मत करो। देखिए, हर चीज के पीछे पूरी कैलकुलेशन चलती है। कितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं और हर दूसरे तीसरे इंसान के पास एक आईफोन है, तो इतनी बड़ी मार्केट को वो छोड़ नहीं सकता एप्पल। तो भाई यस, वो उन्होंने कहा, मैं उसके बारे में कमेंट पास नहीं कर सकता, बट एज ए एप्पल ओनर तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे हर उस इंसान तक पहुंचना है जहां तक मेरा फ़ोन जा सकता हो। तो मुझे लगता है वो जो टीम कुक हैं वो इस बात को नज़रअंदाज करेंगे और कहीं ना कहीं अपने जो उनके प्रोडक्शन यूनिट्स जो स्टार्ट किए उन्होंने, उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, 4 में अब आ गए हम तो जीडीपी में, तो क्या इसको देखकर दुनिया परेशान थी जो भारत के कंपटीटर थे? इस वजह से केवल पाकिस्तान तो चेहरा था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कई हाथ थे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हम गली मोहल्ले में भी कहावत चलती है, इंसान ना अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होता, वो दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होता है। आज इंडिया ना पिछले 10 सालों के अंदर सेल्फ स्टैंड हो गया है। आपने इस पूरे जो अपना पुलवामा वाला जो अटैक हुआ, उस पहलगाम वाला, पहलगाम के बाद जो सिनेरियो बना और जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम किया, तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। तो ये सब चीजें पूरी दुनिया के सामने ऑब्जर्व थी कि भी हम इंडिया को किस नजर से देखें। वो इकोनॉमी में भी पावरफुल बन रहा है, वो डिफेंस में भी पावरफुल बन रहा है, तो ये बात किसी को हजम नहीं हो सकती। चाइना को भी हजम नहीं होगी, टर्की को भी हजम नहीं होगी, इवन अमेरिका को भी हजम नहीं होगी। हर कोई चाहता है मेरे पे डिपेंडेंट होके रहे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर के अंदर हम दुनिया चाहती तो इंडिया से कनेक्ट करके रखना, लेकिन वो दबा के भी रखना चाहती है। तो उसको इतनी बड़ी लिबर्टी नहीं देना चाहती, वो खुद से स्टैंड करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए। अमेरिका को भी इंडिया का साथ क्यों चाहिए? क्योंकि उसको चाइना को कैटर करना है, बट वो उसको कैलकुलेटेड तरीके से उसको रखेगा। ऐसा नहीं कि उसको ओपन सबको सपोर्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, इन सब चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा सर, आप बिजनेस के उस फील्ड में हैं, जैसे तुर्की और अजरबैजान को लेकर इस वक्त बात हो रही है कि यहाँ पर हमारे जो पर्यटक हैं बहुत ज़्यादा जाते हैं, अगर ये ना जाएं तो इनकी रीढ़ टूट जाएगी, इनके पास पैसा नहीं है। कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान को बाइकआउट करते हैं तब? देखिए, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। डेफिनेटली 10 बार मैंने देखा था, करीब 12.5% के आसपास उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म बेस है और इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा उसमें रोल रहता है। बट देखिए क्या होता है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला जिसके से टर्की को बहुत फ़र्क पड़े।
डेफिनेटली यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उन चीज़ों के साथ, उनको ये कहना चाहिए। बट यस, हमारे जो देश के साथ स्टैंड रहना चाहिए वो जरूर रहना चाहिए। हमें बाइकआउट करना चाहिए टर्की का, और जितने भी लोग इंडिया के खिलाफ हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको बाइकआउट करेंगे। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हम उसको बनाएंगे। हमारे पास अच्छी पावर है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमें खुद से डेवलप करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्गली उसको सपोर्ट करूँगा, और मैं चाहता हूँ हम उनके साथ जितने भी बिजनेस डील है उसको तोड़ें, क्योंकि अगर आप उसको मजबूत करोगे कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक आपके ऊपर ही आने वाला है, आपके परिवार के ऊपर आने वाला है। तो जितना जल्दी हम सीखेंगे मुझे लगता है ये अच्छा एक स्टैंड है। चलिए, अब आते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जिनका शायद सब इंतजार कर रहे थे। जैसे सर, अगर हमारे पास एक बिजनेस का आइडिया हो, हम उसे आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रोसीड करें? क्योंकि बहुत परेशानी होती है। लोगों के पास आइडियाज तो होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको आदमी कैसे करे, डर लगा रहता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका एक बड़ा चैनल है और यूट्यूब के ऊपर इंडिया में आपको सब लोग देखते हैं, हर कोई आपके चैनल को देखता है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, पहले ना लोग जॉब को ज़्यादा प्रीफर करते थे। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, 50,000 रुपये की सैलरी ले रहा हूँ या 40,000 रुपये की सैलरी, मैं सेफ हूँ। बट अगर आप आज देखोगे, आप कहीं ना लोगों का इंक्लाइन बिजनेस की तरफ हो गया है। वो छोटा सा बिजनेस कर लेंगे, बट वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी ना उसी स्टार्टअप, नए नए स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप कर रहे हैं। ऊपर से हम ये देखते हैं, डोली चाय वाले को देखा, उधर से वड़ा पाव वाली लड़की को देखा, तो सब चीज़ों को देखते हुए ना हमें लगता है हमें भी बिजनेस करना चाहिए। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके चैनल पे दर्शक हैं, कहीं ना कहीं आप किसी बिजनेस में भी हो, आप ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करो। आपने बिजनेस करना सीखा नहीं है, अगर आप बिजनेस करना नहीं सीखोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। किसी के कहने से मत चलो, कोई भी बिजनेस करो उसके बारे में अच्छे से सीखो, कैसे सेल करा जाता है, कैसे परचेज करी जाती है, कैसे बिजनेस को चलाया जाता है, कैसे ऑपरेशंस मैनेज किए जाते हैं। ये पूरी साइंस है। जब तक आप इस साइंस को नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको करना नहीं है। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूट्यूब। यूट्यूब पे जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप बिजनेस करो वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी एक महारत हो, उसके लिए आप सीख लो। यानी कि ऐसा नहीं है मेरे कहने, दोस्त ने मुझे बोला बिजनेस कर लो तो मैंने कर लिया। वो कहीं ना कहीं क्या होगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो फेल हो जाएगा। फिर दूसरा बिजनेस भी दोस्त के करने से करेंगे तो वो भी फेल हो जाएगा, तो उसको लगता है बिजनेस काम का ही नहीं है। तो बेटर है, कोई भी काम करने से पहले पूरी R&D करो, अच्छे से काम करो, अच्छे से सीखो, और उसके अंदर इतना अपनी महारत कर लो ताकि आप उसको, आप एक माइलस्टोन बन जाओ उस बिजनेस के। जैसे आपका चैनल है, आपका चैनल भी एक माइलस्टोन बना है। तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है आपका, यानी कि कोई बैकिंग नहीं है आपके पास किसी दूसरे चैनल की, और आज इंडिया में मुझे लगता है आपका चैनल नंबर 2 पे आता है। तो इट्स ए बिग डील। और क्योंकि सोच के समझ के, एक विजन के साथ काम किया, तब आप यहाँ पे पहुंच पाए। इसी तरह से कोई भी बिजनेस करोगे, सोच समझ के करो। मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है तो मैंने वो काम किया, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो काम करो, लेकिन किसी दोस्त के कहने से मत करो। सर, जैसे किसी एक बिजनेस का अगर एग्जांपल देना चाहें आप यहाँ पर, तो ऐसा कोई छोटा बिजनेस जो कि एक आम आदमी भी सोच सके। कोई भी बिजनेस जो आपके पसंद का हो। देखिए, सब कुछ बिकता है। अगर यहाँ पे आप अमरूद की रेडी भी लगा दोगे ना, बिक वो भी जाएगा, लेकिन बेचने का तरीका होना चाहिए। तो जो भी आपने सीखा है, कोई आपकी एजुकेशन क्या है वो आप उसको देखो, आपका स्किल सेट क्या है वो आप देखो। तो जिस भी चीज़ में आपकी महारत है, या जिस भी चीज़ में आपको लगता है मैं अच्छे से दूसरों को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कोई बिजनेस कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, यानी कि रोड्स बनने हैं, रोड तो बनेंगे, उसके रिगार्डिंग आप कोई काम कर सकते हो। डिफेंस की अगर हम बात करें, डिफेंस में कोई चीज़ कर सकते हो आप। कोई आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हो, किसी बिजनेस में आप काम करो, बट वो बिजनेस आपकी समझ का होना चाहिए, और उसके साथ आपको वहाँ पे अच्छी डिलीवरी करनी है। आपको एक मार्केट लीडर बनना पड़ेगा, और मार्केट लीडर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस करते हुए किसी के कहने से नहीं करना, आपको सीख के करना है, समझ के करना है, तब डेफिनेटली आप उस बिजनेस में ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। पर डेफिनेटली तकलीफ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी की तरह से लो। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आपके सामने हैं, आपने पॉलिटिशियंस को भी देखा, जो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। लेकिन आपने ऐसे लोगों को देखा जो कुछ भी नहीं थे, आज वो बिलियनर्स बन गए। बाकी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। ऑटोमेशन का बहुत जिक्र होता है, और कहते हैं कि बिजनेसमैन ऑटोमेशन के लिए डरते हैं, या फिर सही वक्त क्या होता है, ऑटोमेशन क्या है और सही वक्त क्या होता है? देखिए, ऑटोमेशंस की मैं बात करना चाहता हूँ। क्या होता था, पहले कहते थे जितनी चादर है उतना पैर पसारे, लेकिन आज की बात बिल्कुल गलत है।
आपको ना हर उस रिस्क को लेना पड़ेगा जो आपको लगता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। अब मैं मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा अगर आप कंफर्ट जोन में रह के कोई भी काम कर रहे हो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम अंबानी जी की बात करो, अदानी जी की बात करो, किसी की बात करो, आपको दिखने में लगता है ये लोग बड़े हैं, बट उसके पीछे कितनी मेहनत है वो आपको नजर नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी बिजनेस आप करोगे, अपने आप को ना क्या करना है, काम को ना एक बार सीखने के बाद आपको उसको डेलीगेट करते हुए चलना है। आप ये मत सोचो सारे काम मैं ही कर लूंगा। मान लो एक छोटा सा बिजनेसमैन है, उसको लगता है यार मैं अकाउंट्स भी खुद कर लेता हूँ, परचेज भी मैं खुद कर लूंगा, सेल्स भी मैं खुद कर लूंगा। देखिए काम करने के वही 8-10 घंटे होते हैं। अब अगर 8-10 घंटे में आप वो सारे काम खुद से ही करते रहोगे तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मान लो उसको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग करने के लिए वो 1 महीने के अंदर 10 घंटे लगाता है। तो अगर वो उस काम को आउटसोर्स कर दे, उसने 5,000 या 10,000 रुपये की पे कर दिया, अब वो ये ना सोचे मैं 10,000 मेरे वहाँ पे लग रहे हैं, वो ये सोचे उसकी वजह से मुझे 10 घंटे बच गए, और उस 10 घंटे में वो काम करे जो उसके बिजनेस के लिए जरूरी हो। लाइक अगर सेल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा तो वहीं से आएगा, तो सेल में एक्सपर्टीज करे, परचेज में एक्सपर्टीज करे, प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज करे। जो काम उसका बोटलनेक है, यानी कि जहाँ पे सबसे बड़ी कमी है उसको उस पर काम करना है, और धीरे धीरे सारे काम को छोड़ते हुए जाना है। बट ये चीज़ हम समझते नहीं है। एक छोटा बिजनेसमैन क्या सोचता है, मैं सारे ही काम कर लेता हूँ, तो उसको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो ऑटोमेशन की मैं आपने बात की, तो ऑटोमेशन में क्या होगा, आपको चीज़ों को ऑटोमेट करते हुए चलो। आजकल एआई का नाम सुना आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे आ गई है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपको बहुत सारे टूल्स फ्री में मिल जाते हैं। अकाउंटिंग में सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन में सपोर्ट करेंगे, लेटर लिखने में सपोर्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग करने में सपोर्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प आपको एआई से मिल जाती है, आप उसकी हेल्प लो। तो मेरा कहने का पर्पज़ क्या है, बिजनेस के अंदर आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को डेलीगेट करते हुए चलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, उसकी आप हेल्प लो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। आपको वही काम करना है जहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, सारे काम आपको खुद से नहीं करने। जैसे सर नए एंटरप्रेन्योर जिन्हें कहा जाता है, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहें, वो किन बातों को बहुत ध्यान रखें, क्या परेशानियां आ सकती हैं जिसको पहले से उनको पता होना चाहिए? अगर वो परेशानी आए तो ये ना हो कि वहीं टूट जाए, अरे भाई ये तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो नए बिजनेसमैन के लिए क्या टिप्स हैं आपके पास? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, जो परेशानियां हैं वो लाइफ का हिस्सा है। आप ये ना सोचें ये परेशानी आ गई तो क्यों आ गई। अब कोविड आया, कोविड ने एक नई ऊंचाइयों पे इंसान की बिजनेस को लेके गए। ठीक है, प्रॉब्लम थी, मैं मानता हूँ, हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन कोविड ने कई नए रास्ते भी खोले। उसके बाद रास्ते नहीं कई लोग लखपति करोड़पति बन गए, नौकरियां छोड़ के 10-15 हजार की। यस, अब देखे ना, जो हम सोचते थे, आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी हो सकता था मैं जूम पे वहीं से कर लूँ। तो काफी चीजें ओपन हो गया है। पहले हम एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, एक स्टेट में काम करते थे, आज पूरे वर्ल्ड में कैसे भी और कहीं भी काम कर पा रहे हैं। क्यों? कोविड ने हमारे को जूम सिखाया, ऑनलाइन सिखाया। तो हर एक प्रॉब्लम ना एक अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। तो कभी भी हमने प्रॉब्लम को इस तरह से कंसीडर नहीं करना, ये हमारी प्रॉब्लम ले गया, ये किसी सोल्यूशन आप बताएं। मैं कोविड के बाद की एक वाकया शेयर कर देता हूँ। मेरा एक दोस्त बेंगलोर में काम करता था और बड़ी एमएनसी में था। अब वो कितने 5 साल हो गए या 6 साल वो गांव में से काम कर रहा है। गांव में उसने पूरा सेटअप करवा लिया है, पूरा एक रूम है, पूरा उसने सब कुछ उसको ऑफिस बना लिया है, और 5 साल से वो लगातार गांव में है। सब कुछ उसका, मतलब रूम का खर्चा, बाहर का खर्चा, सब कुछ बच रहा है। और कंपनी को जब फोन करता है तो कंपनी कहती है 2-3 महीने में एक बार आया करो, कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है, घर से काम करो बस, हमारा भी एक केबिन बच रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, केबिन बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। अब आपका ये ऑफिस है, इतना उस केबिन से क्या चीजें जुड़ी होंगी? लाइट जुड़ी होगी, एसी जुड़ी होगी, फैन जुड़ा होगा, चाय है, पानी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। हर एक, अगर मैं सीट की बात करूं तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपए पर सीट की कॉस्टिंग आपकी आएगी। तो अगर आपका वो पैसा बच रहा है और वो आउटपुट आपकी वो बंदा दे रहा है, तो आप उसको ऑफिस क्यों बुलाओगे? आपको तो काम से मतलब है ना। देखिए, या तो अपनी सर्विस बेच लो या टाइम बेच लो। तो कंपनी ने आपसे सर्विस खरीदना स्टार्ट कर दिया है, अब वो आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। टीसीएस जैसी कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो 5 घंटे काम करता हूँ और घर बैठता हूँ तो 10 घंटे काम करता हूँ। हाँ, हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे मैं बात भी कर रहा हूँ, बाथरूम भी जा रहा हूँ, मैं किचन में भी जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मुझे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना ही करना है। तो ये चीज़ें सब ओपन हो जाती हैं। तो हम दोबारा से उस चीज़ पे आते हैं। अपनी परेशानी की बात करी, परेशानी एक नई अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। परेशानी से कभी डरना नहीं है।
और दूसरा आपने कहा किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोई भी बिजनेस करो, जैसे मैंने आपके कहा कि इंटरेस्ट का बिजनेस होना चाहिए, आप उसकी पहले अच्छे से R&D कर लो, और बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स हैं, स्केलेबल होना चाहिए। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपको स्केलेबिलिटी ना दे। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि मान लीजिए आज यहाँ पे मैं एक ट्रेडिंग काम स्टार्ट कर देता हूँ, यानी कि हमने छोटा सा करियाना का स्टोर स्टार्ट कर दिया, तो उसमें भी उतनी मेहनत है। बट एक करियाने का स्टोर आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे आपने ऐप बना दिया, तो जो ऐप का बिजनेस आपने स्टार्ट किया जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो स्केलेबल बिजनेस है। बट जैसे कि आपने छोटा सा दुकान यहाँ पे खोल लिया, वो स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो आप कोई भी बिजनेस करते हो इस बात का जरूर ध्यान में रखो वो स्केलेबल हो, यानी कि आपके बिना वो बिजनेस चल पाए। उसका फायदा क्या मिलेगा, अब मैं आप छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले ये होता था अगर आपका बिजनेस चल रहा है और 10 15 20 साल आपने बिजनेस किया और उसके बाद आपकी कोई नई जनरेशन उस बिजनेस में नहीं आना चाहती, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ता था। बट मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में आज IPO के थ्रू लिस्ट करा के अपने आप को, तो अपनी कंपनी की 1000 2000 या 5000 करोड़ की वैल्यूएशन भी क्रिएट कर सकते हो। कल आज 10 साल के बाद अगर आप चाहते हो मुझे बिजनेस नहीं करना, तो बिजनेस मत करो, जो भी आपकी होल्डिंग है किसी दूसरी कंपनी को बेच दो और अपना 1000 2000 5000 वट जो भी आपकी वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन लेके आप आराम से जा सकते हो। तो ये नया इरा ओपन हो गया है, ये नया जमाना है और नई इकोनॉमी है। तो आज की डेट में अमीर का बच्चा अमीर नहीं बनेगा, गरीब का बच्चा भी अमीर बन सकता है। इवन अगर आप अमीर के बच्चे हो तो आपके लिए मुश्किल है। मैं कहीं देख रहा था, वो सऊदी के जो प्रिंस थे उनसे पूछा आप क्या सोचते हो आपकी आने वाली जनरेशन क्या कर रही होंगी, उसने कहा मेरी नई आने वाली जनरेशन दोबारा ऊँट पे आएंगी। उन्होंने ही कहा, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था शायद। तो ऐसा ही होगा, जो गरीब का बच्चा है ना उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो मेहनत करना जानता आपने MBS का जिक्र किया तो मैं यहाँ पर एक सवाल मेरा याद आ गया। जो अरब कंट्रीज थी, एक वक्त कट्टरवाद बहुत हावी था, लड़कियों को निकलने की इजाजत नहीं थी, ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी। अब अरब देश कुछ अरब देश, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिसमें UAE और सऊदी अरब सबसे आगे हैं, कट्टरवाद छोड़ रहे हैं। वो अमेरिका से बिलियन ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, और अब वो पब भी खोल रहे हैं, बार भी खोल रहे हैं, शराब भी लीगल कर रहे हैं। बेटियों के लिए कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बुर्का पहनना जरूरी नहीं है, शॉर्ट्स में घूम भी सकती हो। क्या उनको भी पता हो गया है कि दुनिया मार्केट की है और जब तक हम ओपन नहीं होंगे मार्केट नहीं बनेगी हमारी? देखिए ये ना सारी ताकत पैसे की है। अब सऊदी की बात करो, दुबई की बात करो, इनको पता है आने वाले 10 साल में, 20 साल में या 30 साल में उनका तेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। या फिर तेल पे डिपेंडेंसी दुनिया की खत्म हो जाएगी। तो क्या करें, सऊदी अपने इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो टेक्नोलॉजी लेके अपने देश की तरक्की कर रहा है। आप UAE को देख लो, टूरिज्म इतना उसने कर दिया, आज उसकी टूरिज्म की इनकम बहुत ज्यादा है। आज तो ये हाल है, दुनिया कहीं भी रद्द होती है, UAE कहता है आइए स्वागत है। बिल्कुल ठीक है, तो सारी पैसे की ताकत है। तो आज की डेट में जो पैसा है वही पावरफुल है। तो पैसा कमाना आपको आना ही पड़ेगा। आप भी देखना, आप भी महसूस करोगे, गांव में शहर में कहीं भी है, उसी की ज्यादा पूछ करेंगे जिसके पास पैसा ज्यादा होगा। अगर एक आदमी ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान भरा हुआ है, बट उसके पास पैसा नहीं है, आप उसे कोई इज्जत नहीं करोगे। वही कहावत है ना कि रिश्तेदार परिवार वाले मिलेंगे तो खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज हम उसी हैसियत की बात कर रहे हैं। आपके जो सब्सक्राइबर हैं, पूरी इंडिया आपको देखता है, दुनिया में इतने सारे कंट्रीज में आपको देखा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ सबको, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। जब अगर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे ना, तब उससे आप कुछ निकाल नहीं पाओगे। आपकी आने वाली जनरेशन आपको इस बात के लिए याद रखेंगी, आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया, फैमिली में कंट्रीब्यूट क्या किया और देश में कंट्रीब्यूट क्या किया। और उसका एक ही तरीका है, आप अपने पैसे से सब कुछ कर सकते हो। और पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस करना आना चाहिए, और बिजनेस अच्छा बिजनेस करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ऑटोमेशन वट जो भी चीज़ें हैं, नहीं सीखोगे तो नहीं होगा। अच्छा, आपने IPO का जिक्र किया, IPO को लेकर बड़ी चर्चा होती है, बड़े एड्स भी आते हैं। आपके हिसाब से IPO एक माइलस्टोन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत वही होती है? देखिए, मैं IPO के बारे में बताना चाहता हूँ। आज की डेट में स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं तो एक पैरेलल है, जैसे ट्रेन चलती है ना, एक तरफ आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और एक तरफ वैल्यूएशन अर्न कर रहे हैं। ये दोनों, इसके ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है, ये दोनों पैरेलल है। तो जो लोग नहीं जानते अपनी कंपनी की वैल्यू क्रिएट करना, वो कभी ना कभी बंद हो जाएंगे। वो बंद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे पहले अपने आप को लिस्ट करा के पैसा लेके आएगा और वो सारे काम करेगा जो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे का अभाव है। तो आपको अल्टीमेटली अपनी कंपनी को IPO में लिस्ट कराना ही पड़ेगा।
मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया में अभी 1000 कंपनियां ऐसी हैं, छोटी कंपनी, जिन्होंने आईपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाया और 15,000 करोड़ से अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट्स बढ़े, उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, देश ने तरक्की की और पूरी सब जगह अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपको जान के अचरज होगा, जिन्होंने 15,000 करोड़ के वो शेयर खरीदे, उनकी वैल्यू आज के डेट में 3 लाख करोड़ रुपए है। सर ऐसे कोई आईपीओ जिसका लिस्ट हुआ हो बता दीजिए ताकि मोटिवेशन है लोगों को। देखिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। अभी हमने लास्ट ईयर हमने प्रीमियर का आईपीओ किया था। प्रीमियर एयरलाइंस लिमिटेड कंपनी है, उसका हमने आईपीओ किया था। 12.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था उसका और 230 करोड़ के आसपास की टर्नओवर थी। वैल्यूएशन कुछ नहीं थी, आईपीओ नहीं था तो वैल्यूएशन थी नहीं। अभी हमने करीब 1 साल पहले उनका आईपीओ किया था, तो 151 करोड़ की वैल्यूएशन पे उनका हम आईपीओ लेके आए, तो 40 करोड़ कंपनी ने रेज किए। तो आज उस कंपनी की वैल्यू 250 करोड़ रुपीस के आसपास है। उसमें से 75% होल्डिंग कंपनी के पास है, तो यानी कि 175 से 180 करोड़ रुपए की वैल्यू कंपनी के पास है। जिन्होंने उस कंपनी पैसा इन्वेस्ट किया, आज उनके पैसे डबल भी हो गए। तो आज ठीक है, थोड़ी सी मार्केट कम है, थोड़ा सा कम हो गया, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। और वो कंपनी जितना अच्छा प्रॉफिट देती जाएगी ना, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जो आपका बिजनेस है गोल्ड माइन है, जो कहते हैं ना कि भी वो खुल जा सिम सिम या कर्व फिश की बात करते हैं, कुछ भी मिल जाता है। तो शेयर मार्केट वही है, अपने आप को लिस्ट कराओ, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाओ, बेस बनाओ, और मैं श्योर करता हूँ आपको छोटा सा बिजनेस भी आपको बिलियन डॉलर तक लेके जा सकता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ अदानी जी का। आपको मैं बताना चाहता हूँ 1975 में धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस कंपनी की शुरुआत की। अंबानी जी ने, तो उसके बाद 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट कराया। लिस्ट क्यों कराया? क्योंकि बैंक ने उनको पैसा देने से मना कर दिया। बैंक ने कहा आप पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है, हम पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे, क्योंकि सोच देखना आप। तो 2 साल के अंदर वो अपने आप को लिस्ट कराया, 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किए। जो रूट उन्होंने बनाया 1977 के अंदर, आज वो 2025 के अंदर उनकी करीब 20 लाख करोड़ रुपए कंपनी हो गई। तो 2.5 करोड़ रुपए का जो आईपीओ था, आज वो 20 लाख करोड़ की कंपनी बनी, क्योंकि वो आईपीओ लेके आई थी। तो ये ताकत हम सबके अंदर है, वो भी छोटी कंपनी थी। तो सर आईपीओ के लिए कब सोचे? जब कंपनी ग्रो कर रही हो या ग्रो करके एक लेवल पे पहुंच गई होगी तब सोचे? देखिए, शुरू से वो कहते हैं ना, सपने इंसान को देखने चाहिए। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी आज स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, करीब 2 करोड़ से लोग ज्यादा आपके पास जुड़े हुए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखना जी। कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा बिजनेस भी कोई कर रहा है, एक करियाने की दुकान खोल के बैठा हुआ है, या पान की दुकान खोल के बैठे हो, या छोटा सा आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में रहना चाहिए मुझे अपनी कंपनी को बिलियन डॉलर कंपनी बनाना है, या 1,000 करोड़ कंपनी बनाना, 2,000 करोड़ कंपनी बनाना। ये पॉसिबल है। पहले ऐसा होता था, नहीं बन सकती थी। आज की डेट में पूरी मार्केट ओपन है। अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट चलेगा, डेफिनेटली आप एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो, और आईपीओ में आपकी मदद करता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसकी भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, अपना विजन बनाओ, आईपीओ लेके आना है। और कहते हैं जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो काम होना स्टार्ट हो जाता है। आप पढ़ो उसके बारे में, मैंने बुक लिखी है, मैं आपको बुक का लिंक भी दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल आप बुक से अपना स्टडी कर सकते हो। और जिनकी कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए साल का है, वो तो अपना आईपीओ ला ही सकती हैं। वो बिल्कुल, ये किताब है जो सर ने लिखी है, स्टॉप प्लेइंग स्मॉल, गो पब्लिक, बिल्ड एन एम्पायर, यू आर नॉट टू स्मॉल फॉर एन आईपीओ, यू आर जस्ट थिंकिंग टू स्मॉल, लेट्स चेंज दैट। ये किताब है, बाकी लिंक आपको मिल जाएगा। इस किताब में क्या क्या है सर? इस किताब में सर देखिए, जो छोटा बिजनेसमैन है उसके लिए सपना है, और जो कंपनी आईपीओ के लिए रेडी है उसके लिए पाथ है। तो सपना कैसे है? मान लीजिए आप छोटा सा बिजनेस कर रहा है, कोई 2, 4, 5 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है साल में, और साल के 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए कमाता है, तो वो अपना विजन बना सकता है कि मुझे भी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है, और वो आने वाले साल में, 2 साल में, 3 साल में जरूर कर सकता है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सोचा नहीं है उसने। सोच के देखे, उस पर मेहनत करे, एक्शन ले, तो वो भी अपने आप को लिस्ट करा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में अगर आप 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हो साल में, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी 10, 15, 20 करोड़ की टर्नओवर कर रहा होगा तो 1 करोड़ प्रॉफिट कमा सकता होगा। कहने में लगता है बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो 3 साल पहले कोई भी टर्नओवर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और आज वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इस वजह से नहीं वो कुछ अच्छा कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने सपना बनाया कि मुझे अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है, और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना है, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर आप 1 करोड़ का प्रॉफिट भी साल में अर्न करते हो,
तब आप अपने आप को लिस्ट करा सकते हो एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मुझे लगता है आज की डेट में करीब 6 करोड़ से ऊपर एसएमईज कंपनीज हैं, उसमें से 3% कंपनीज ऐसी हैं जो करीब 20-30 करोड़ की टर्नओवर जरूर करती होंगी। तो सर एसएमईज कंपनीज या एसएमईज बिजनेस को स्केल करने के लिए सबसे क्रूशियल क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, बिजनेस को स्केल करने के लिए 2-3 चीज़ों की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आज मैं आपसे बात करूँ, आज हम फ़ोन यूज़ करते हैं या एलईडी टीवी हम यूज़ करते हैं, 4K टीवी यूज़ करते हैं। अगर आज की डेट में कोई पुराने वाला टीवी बना ले, क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हो रही है। इसी तरह से आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई प्रोडक्ट बेचते हो या कोई सर्विस बेचते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए वो स्केलेबल कितना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जापान के अंदर ना कोई विजन बनाता है, प्लान बनाती है कोई कंपनी, तो 35 साल का प्लान बनाती है कि 35 साल तक हम क्या कर रहे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना प्लान बनाए कुछ भी काम स्टार्ट कर देते हैं। आज आप काम स्टार्ट करोगे और उस समय के साथ नहीं चलेगा, वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले चूज द प्रोडक्ट वाइजली। आप जो प्रोडक्ट चूज करते हो वो आपके हिसाब से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, समय के हिसाब से होना चाहिए और फ्यूचर के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो उसके हिसाब से आप नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। नंबर 2, आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, आप कुछ इस तरह से काम करो जो मास तक पहुंच जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको करियाना स्टोर का। जी। करियाना स्टोर देखो, हर गली में करियाना स्टोर है, हर नुक्कड़ में करियाना स्टोर रहा है आज तक। तो क्या हो गया, अभी पिछले 6 महीने में, साल में आपने देखा होगा, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी नई नई ऐप आ गए। हर 10 मिनट में आपको पार्ले का बिस्किट चाहिए। हम पॉडकास्ट करते करते भी आप मैसेज पे डाल दोगे ना, 1 मिनट में आपका 8 मिनट 5 मिनट में 5 मिनट में आ जाएगा। तो अब ये जो एकदम जो करियाना स्टोर सोचती थी हमारे को कुछ हो नहीं सकता हमारे बिजनेस को, क्योंकि सबको दूध भी चाहिए, सबको बिस्कुट भी चाहिए, सबको ब्रेड भी चाहिए, लेकिन एकदम में जेप्टो वालों ने सब कुछ हिला दिया। ठीक है, पता नहीं टेक्नोलॉजी कब रिवॉल्व कर ले। तो आपको इस चीज का देखना पड़ेगा, जो आप काम कर रहे हो कम से कम स्केलेबल हो। आप उस पर R&D करो, तरीके से पूरा विजन बनाओ, प्लान बनाओ, तब जाके कोई काम करो। प्रोडक्ट को वाइजली चूज करो, स्केलेबिलिटी को चूज करो, स्टार्ट छोटे से करो। बट आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा बिजनेस बड़ा बन सकता है या नहीं बन सकता। सर जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो एक लोन की बात होती है, तो अगर छोटा बिजनेस करना हो तो लोन के लिए कैसे कोई जा सकता है? देखिए, मैं आप मोदी जी ने ना काफ़ी सारी स्कीम लगा रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर आपका छोटा सा बिजनेस भी है, देखिए मैं मानता हूँ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, स्किल सेट चाहिए होता है। स्किल सेट तो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, जो मैंने आपसे बात की, सीखना पड़ेगा आपको। पैसा कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट आपको दे देती है। एसएमएस की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आपको मशीन खरीदनी है तो मशीन के लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे देती है। वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन दे देती है। 10 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट दे देती है, जहाँ पे आपसे बिना कोई सिक्योरिटी चार्ज किए हुए, बिना सिक्योरिटी के भी गवर्नमेंट आपको लोन दे देती है। डिपेंड करता है आपको चाहिए कितना, तो उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम, एसएमईज की सब्सिडी स्कीम्स हैं, या रिड्यूस रेट पे आपको रिड्यूस इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल रहा है। तो बहुत सारी स्कीम है। तो आप अपने बैंक से कनेक्ट करो, बैंक आपको पैसा देगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पैसा आपने लिया है वो पैसा तरीके से यूज़ करो बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि पैसा लिया और बिना दिमाग लगाए आपने यूज़ कर लिया, तो उस केस में आप नुकसान उठाओगे। एक कैलकुलेटेड मेथड से आप करो, और आपके साथ में कंसल्टेंट होना चाहिए। कंसल्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा महाभारत के टाइम पे जो पांडव थे उनका कंसल्टेंट किशन जी थे, उनके मेंटोर थे, और कौरवों के शकुनी थे। तो शकुनी ने उनको डुबो दिया, और भगवान कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया पूरी लड़ाई के अंदर, फिर भी पांडवों को जिता दिया। तो हमें भी ना कंसल्टेंट बनाने चाहिए। कोई बिजनेस करते हुए आप कंसल्टेंट को बनाओ। कोई भी अच्छा इंसान हो जिसको भी आपको लगता है ये अच्छा है और जिसको बिजनेस की समझ हो, उसको आप सहायक जरूर बनाओ। जब आप उससे एडवाइस लोगे ना, एक अच्छी एडवाइस आपको मिलती है और वही आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, स्केलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि आपके बिना वो काम हो जाए। और मैंने आपका एग्जांपल जेप्टो वाला एग्जांपल दिया, करियाना स्टोर का एग्जांपल दिया, और साथ में लोन की आपने बात की। तो बैंक में आप जाओगे, अकाउंट जरूर रखो। अकाउंट रखोगे तो बैंक में जाओगे तो डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनको जाके बोलो मुझे एसएमई की स्कीम के बारे में बताओ, तो बैंक आपको एसएमई स्कीम के बारे में बताएगा। वहाँ पे कुछ चैलेंज आए तो गूगल पे चेक करो एमएसएमई ऑफिस। आपको एमएसएमई ऑफिस की नंबर्स मिल जाएंगे गवर्नमेंट के, वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हो। वो लोग आपको स्कीम्स के बारे में बताएंगे, उनसे आप लोन लो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। सर हाल फिलहाल में बात होती है म्यूचुअल फंड्स की। बहुत आदमी डरता है म्यूचुअल फंड में या SIP 500-100 रुपए की लगाने में। म्यूचुअल फंड सही है? SIP करना चाहिए लोगों को? देखिए, आज की डेट में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस क्या हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी इंसान को खर्चे उतने ना बढ़ाए जितनी उसकी इनकम हो, उससे कुछ ना कुछ कम ही रखें। हम क्या करते हैं, देखिए सबके पास आज क्रेडिट कार्ड्स हैं, हम सोचते हैं क्रेडिट कार्ड है अगले महीने पैसे दे देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, क्रेडिट कार्ड भी अगर आप यूज करते हो तो तभी उसको यूज करो जब आपके बैंक में उतना पैसा पड़ा हो। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दिया आज, अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड कभी स्वाइप नहीं करना चाहिए। होगा क्या, कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाओगे ट्रैप में, वो क्रेडिट कार्ड आपके पूरे करियर को भी खराब कर सकता है। तो आपको एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा आपने क्या कहा कि मतलब अभी जैसे SIP हाँ, SIP की आपने बात की। यस, SIP की बात की। देखिए जो भी आप कमा रहे हो, मान लीजिए आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हो, तो 50,000 में से करीब करीब 20% आपको पैसा जरूर बचा के रखना चाहिए। पता नहीं कब आपको काम आ जाए। अगर आप पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दोगे ना, फ्यूचर आप सेफ नहीं कर पाओगे। मैं भारत की खूबसूरती के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जितने पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन में वो खर्च कर देते हैं। ये उनकी टेंडेंसी है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो 7 दिन में 7 दिन काम करते हैं। यहाँ पे मैं अपने ऑफिस बॉय का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा ऑफिस बॉय है, तो वो क्या करता है, 6 दिन मेरे पास काम करता है, 7वें दिन वो टाटा के शोरूम पे जाके वो उनकी एक्सेसरीज वगैरह लगाने का काम करता है। तो मैं कहा तू आराम नहीं करता? उन्होंने कहा सर यही तो काम करने का दिन है, अगर थोड़े से पैसे बचाऊंगा तो बच्चों के काम आ जाएंगे। तो ये सोच हमारी भी होनी चाहिए। तो लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो सोचती नहीं है। वो सोचती है जो मैं कमा रही हूँ तो मैं खर्च कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमारा देश इसीलिए बचा हुआ है पश्चिमी देशों की तुलना में, हमारे पास सेविंग करने की हमें आदत है। लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, कोविड में आप लोगों ने देखा होगा उनके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन हमारा देश चलता रहा। कोविड को भी झेल के हम आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमने पैसे बचाए। आपके बैंक में कुछ पैसे पड़े होंगे, मेरे बैंक में कुछ पैसे पड़े होंगे, हमारे को बचाने की आदत है। और बात रही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, देखिए इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी है। यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अब आ रही हैं, शेयर मार्केट में जो पैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू अच्छा रिटर्न आएगा। अगर आप उसको FD में रखते हो तो FD में क्या होता है, आपको 7-8% का रिटर्न मिलता है। उतना आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी कि 5% से इन्फ्लेशन बढ़ गया और 7% आपका FD में इंटरेस्ट आ गया, तो वो बराबर हो जाएगा, आपके पैसा उतना ही रहेगा। बट अगर हम बात करते हैं आपके SIPs की, SIPs के अंदर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है। उसमें 2-3 स्कीम रहती है। पूरा का पूरा आप इक्विटी में डाल सकते हो या बैलेंस फंड में डाल सकते हो, इक्विटी प्लस डेब्ट फंड के अंदर, या पूरा डेब्ट में डाल सकते हो। 3 ऑप्शन उसमें चलते हैं। तो जहां भी आपको लगता है, आप अपने कंसल्टेंट से आप समझें, ऐसा किसी मेरे कहने से किसी और के कहने से ना जाए, आप उसको अच्छे से स्टडी करें। लेकिन आपको पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म में लगाना होगा। जैसे अगर आपने देखा होगा पिछले 5 से 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट डाउन रही, लोगों ने देखा मेरे पैसे कम हो गए। पैनिक की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगी। आज दोबारा से फिर 25,000 रुपये क्रॉस करके आ गई है निफ्टी, तो आपको मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो आप विश्वास करके चलो, लॉन्ग टर्म में करके चलो, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। आज की डेट में आपको बताना चाहता हूँ, जो इंडियन पॉपुलेशन है करीब 25,000 करोड़ रुपए महीने की सिप लगाती है। महीने की करीब 3 लाख करोड़ रुपए की सिप लगती है, जो पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अच्छा रिटर्न आएगा शेयर मार्केट से। पहली बात तो सेविंग करना सीखो, और दूसरा मार्केट में आप लगाओ, बट लॉन्ग टर्म में लगाओ, शॉर्ट टर्म में मत लगाओ। सर मिनिमम कितने से शुरू करें SIP? आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जैसे आपको कहा, आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका करीब 20% के आसपास आपको कहीं ना कहीं मार्केट में लगाना, उसमें SIP में लगाना चाहिए। मान लीजिए 50,000 रुपये आप कमा रहे हो तो कम से कम 10,000 रुपये लगाओ। और खर्चे नहीं बढ़ाने हैं आपको। खर्चे अगर आपको लगता है मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, इस 50,000 का मैं आईफोन ले लेता हूँ 1 लाख रुपए का, 50,000 की मैं उसकी SIP वो मंथली इंस्टॉलमेंट लगा दूंगा। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आपके दर्शक गाँव में बैठे हुए हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे को देख के मत जाओ, उसके पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन लेने वाला नहीं। अपनी पॉकेट के हिसाब से आप खर्च करो, सेविंग करो, आपका पैसे को पैसा कमाने पे लगाओ। आप किताब पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, आप उसको पढ़ोगे ना, वो बताता है कि पैसा क्या कमाने पे कैसे लगाएं। आप पैसे को खर्च मत करो, उस पैसे से जो पैसा कमाओगे उसको आप खर्च कर लो, लेकिन आपके पैसे को कैसे पैसा कमाना है ये आपको सिखाना होगा। और आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप ये चीजें आराम से सीख पाओगे। तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, और देख के सोच समझ के खर्च करो। आप मेरे कहने से दूसरे के लाइफस्टाइल को देख के अपने आप को खर्च नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो तो उसके हिसाब से खर्च करो। 50,000 रुपये वाला 2 लाख की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन बचाने की आदत जरूर रखो।
लेकिन सर जिंजी वर्ल्ड जो है अभी, वो तो अगर नौकरी भी कर रहा है तो उतना सीरियस नहीं है। 8 घंटे में उसकी कमर दर्द होने लगती है। हम्म। फिर वो आप अपने से ऊपर वालों की सुनना भी नहीं चाहता है। हम्म। तो ऐसे लोग फिर क्या करें? हाँ, देखिए क्या हो, ये ना बड़ा हमारे दुर्भाग्य है हमारे देश का भी। हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। और जो ये मोबाइल है, मोबाइल को मैं अच्छा मानता हूँ, बुरा भी मानता हूँ। बुरा हमने बना दिया, मोबाइल अच्छा था, बुरा हमने बना दिया। हम आज 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे तो रील्स पे लगाते हैं। कोई भी, मैं अपनी बात करूं, दूसरे की बात करूं, या कोई भी, अब डिपेंड आप पे करता है आप कितना टाइम प्रोडक्टिव निकालना चाहते हो। अगर आप उसको प्रोडक्टिविटी पे लगा दोगे तो आपके लिए फ़ोन अच्छा हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी पे नहीं लगाओगे तो आपका फ़ोन खराब हो जाएगा। तो जितनी भी नई जनरेशन हैं उनको उसकी कीमत नहीं पता, बट लेकिन टैलेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा देखिए माइंड शिफ्ट की बातें हैं। अगर आप अपने आप को अच्छी लर्निंग्स पे लगाते हो, अच्छे अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो जो आपको सिखाएं कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ा किया जाता है, कैसे अपने ऊपर काम किया जाता है, कैसे हेल्थ पे काम करें, तो वो भी एक वो भी फ़ोन से निकला है। जो अननेसेसरी आप रील्स देख रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, तो वो मैं चाहूँगा नई जनरेशन्स को आप ये काम ना करें। डेफिनेटली आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर भी लगाओ, बट आपका टाइम आपकी लर्निंग्स पे जाना चाहिए। जितना अच्छा आप लर्न करोगे ना, जितना आपको ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से बुद्धि मिलती है, और बुद्धि मिलने से आप सारे काम कर लोगे। नहीं, अगर कहीं नौकरी भी कर रहा है झंझट, तो कह रहा है इतने में इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसकी औकात उतनी है। तो अगर अपनी औकात नहीं बढ़ाओगे ना, कैसे होगा? देखिए मैं जिम जाता हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं क्या वेट उठाते हो, तो मैंने कहा मैं अपनी औकात के हिसाब से उठाता हूँ। इसी तरह से जो नई जनरेशन है उसको करना क्या चाहिए, आज वो खुश नहीं होना चाहिए। अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा है, वो क्या करता है, वो सोचता है यार 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया सी मैंने बाइक ले ली, एक अच्छा सा आईफोन ले लिया, एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड ले ली, उसके साथ घूमते रहो। जिंदगी ये नहीं है। अभी स्ट्रगल उसने किया नहीं ना। अगर अपने फादर के साथ बैठ के उनसे पूछोगे कि कैसे ज़िंदगी चलती है, लाइफ में कैसे चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप नए लोगों से डील करोगे, तो ये वो है ही नहीं। इसलिए अगर आप देखोगे जो नई जनरेशन डिप्रेशन में भी जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया को यूज़ करो अपनी लर्निंग के लिए, ना कि अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। 3 से 4 घंटे लर्निंग पे जाओ। कहीं जॉब भी करते हो ना, ये मत देखो आप जॉब कर रहा हो तो मुझे क्या फर्क पड़ना है, सैलरी मिलनी है मुझे, नहीं। आप अगर आप 10,000 रुपये की जॉब कर रहे हो, से कितना आप निकाल रहे हो, कितना प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो, अपने मालिक जो आपका ओनर है उसको 10,000 के बदले 20,000 काम करके दो, ताकि आपकी सैलरी 20,000 कर दे। वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा, पर अपनी वैल्यूज तो बढ़ाओ ना। हम वैल्यू बढ़ाने पे काम ही नहीं करते। ठीक सर, आखिरी के 2 सवाल सर। पहला उसमें ये कि 2025 में या 2026 में अगर कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है, किन बातों का ख्याल रखे, कैसे वो बिजनेस अपना स्टार्ट करें? देखिए मैंने फिर दोबारा से इसे रिपीट करना चाहूँगा, इसके अंदर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो अपने दोस्त के कहने से या मेरे मन है करने से ऐसे नहीं करना। पूरी R&D करो, उस बिजनेस का स्कोप क्या है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मुझे ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करो, तो पहले उसको अच्छे से तरीके से पढ़ो, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा है तभी हम आगे ABC सीख पाए, सेंटेंस बनाना सीख पाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे को स्कूल कॉलेज में बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता। अच्छी बात क्या है, यूट्यूब पे आज की डेट में सब कुछ है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको सारी तरह की वीडियो मिल जाएंगी। तो कोई भी बिजनेस करते हुए सबसे पहले तो आप देखो उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, और वो बिजनेस से आप क्या पैसा अर्न कर सकते हो, कितनी उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जब तक ये पूरी स्टडी आप नहीं करोगे तब तक वो बिजनेस नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि हर इंसान के पास एक लिमिटेड पूंजी होती है। अगर वो पूंजी पूरे बिजनेस में लगा देगा तो उसके पास आगे इतना दम दिखाई नहीं पाएगा वो नया बिजनेस कर पाए। वो सोचे मैं जो भी कर लेता हूँ कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पैसे को सोच समझ के यूज करें और एक विजन के साथ बिजनेस करें। जो आपने कहा कि भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको टैकल कैसे करें, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम में से एक नई अपॉर्चुनिटी जन्म देती है। आप उसको देखो कि भी इस नई अपॉर्चुनिटी से हम कैसे अपनी लर्निंग करें और बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें और बिजनेस को आगे बढ़ें। ठीक सर, आखिर में देश के नाम अगर आप संदेश को देना चाहते हैं, युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ। आपके पास ना समय के 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। एक, समय वेस्ट करना, हम रील देखते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो ये सारा का सारा वेस्ट है।
समय सबके पास 24 घंटे ही हैं। हम दूसरे को देख के खुश नहीं हो सकते कि भी अंबानी इतना बड़ा बन गया, आपको उसके पीछे की मेहनत नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले आपको समय वेस्ट नहीं करना। दूसरा है, आप समय फैमिली के साथ बिताएं, थोड़ा सा फैमिली के साथ समय बिताएं, वो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देगा, एक एनर्जी देगा। और अपने काम को लर्निंग पे लगाएं, अपने टाइम को लर्निंग पे लगाएं, सीखते चलें। जितना ज़्यादा आप सीखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट आएगा, और जितना ज़्यादा टैलेंट आएगा तो फूल की जैसे खुशबू रहती है, वो टैलेंट बाहर निकलना ही निकलना है। और कोई भी टैलेंट आपका जो सोसाइटी के काम आए, देश के काम आए, वो आपको बाय प्रोडक्ट की तरह से पैसा तो देगा ही देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको यूटिलाइज करना है या इन्वेस्ट करना है सीखने के लिए। मैं आज भी सीखता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, नई नई चीज़ सीखता हूँ, तभी जाके मैं अब आपके सामने बैठ पाया। ये मैं एक फॉर्चुनेट अपने आप को समझता हूँ। अगर मैं नहीं सीखता तो शायद मैं आपके साथ नहीं बैठ पाता। तो ये मैं आपको नई जनरेशन को कहना चाहता हूँ। और ये भी मानता हूँ, एक सरल और सही होता है। सरल क्या है, दोस्तों के साथ गप्पे मारना। सरल क्या है, पब में जाके दारू पीना। सरल क्या है, फिल्म देखना। सही क्या है, जिम में जाके वर्कआउट करना। सही क्या है, अच्छा खाना खाना। सही क्या है, अच्छी किताबें पढ़ना। वो सही है। हमेशा सरल आपको प्लेजर देगा। सर आपका फेवरेट कोट क्या है? फेवरेट कोट क्या है, अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हुए आप यही डिसाइड करो आपके लिए सही क्या है, सरल नहीं। आपके पास एक दोस्त का फ़ोन आता है और दोस्त आपको कहता है चलो घूमने चलते हैं, आप सारे काम छोड़ के घूमने चले गए। मैं घूमने गलत बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट उसको एक लिमिटेड तरह से रखो। आपको बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ती है, हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ के इकट्ठे नहीं चल सकते। आपको विजन बनाओ, गोल बनाओ और उसी चीज़ को पकड़ के रखो, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को छोड़ दो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, रोबिन शर्मा है, फेमस एक राइटर हैं, उन्होंने कहा आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक डेली बेस पे छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़ की विंडो ओपन होती है डेली। हमारी डेस्टिनी वो बन जाती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे वेल करते हैं। कुछ लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जो वैसे के वैसे रहेंगे, और कुछ लोग उसको समझते हैं और उसको अपनी डेस्टिनी बना लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको भी अपने आँख कान खोल के चलना है, और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। जो उसको अवेल कर लेगा उसकी डेस्टिनी ऊपर चली जाएगी, जो उसको अवेल नहीं करेगा वो वैसे ही चलता रहेगा। तो अपने आँख कान खोल के चलें, विजन बना के चलें, गोल के साथ चलें, तभी जाके आप हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो पाएंगे। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बाकी आप ये किताब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप जाकर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ आपको जो भी बिजनेस के वर्ल्ड में जाना चाहते हो, जो भी SIP, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की तरफ रुख करना चाहते हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी हमारे साथ CA डॉक्टर सुनील गुप्ता की बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।